अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख। पिछले 2 दिन के अंदर, बल्कि आज और कल की तारीख को मिला के अगर आप देख लें तो लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ है। कल एक तारीख आई और वो तारीख थी 21 अक्टूबर की कि मियां नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, वो पाकिस्तान 4 साल के बाद वापस आने लगे हैं। 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई और आज उस तारीख के ऊपर एक और तारीख सामने आ गई है और वो है सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से अनाउंसमेंट ये कर दी गई कि जनाब उनकी नज़र में 6 नवंबर को अगले इलेक्शन मुनक्किद किए जाने चाहिए। बाकायदा तौर पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, पूरी डिटेल्स शेयर की कि जी किस डेट को पहले असम्बली जो है वो 9 अगस्त को तहलील की गई वज़ीर आज़म की एडवाइस पे। उसके मुताबिक उनकी नज़र में 6 नवंबर को जो है वो इलेक्शंस मुनक्किद किए जाने चाहिए। इस सारे मामले के ऊपर, मियाँ साहब की वापसी के ऊपर, तमाम इशूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आज लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, तारीख पे तारीख आ गई सर। 21 अक्टूबर की डेट आप लोगों ने दी, आरिफ अली साहब ने 6 नवंबर की डेट दे दी कि जी 6 नवंबर को जनरल इलेक्शन होने चाहिए, तो एक नया पंडोरा बॉक्स नहीं खुल गया ख्वाजा साहब? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता मंसूर साहब के ये कोई नया पंडोरा बॉक्स खुला है। उन्होंने जो लेटर के कंटेंट जो मैंने देखे हैं उसमें तो ये है कि जी फलान डेट से अगर गिनती स्टार्ट की जाए तो ये 5 या 9 नवंबर जो है वो डेट बनती है। ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि ये डेट बनती है और आप एक ही दिन जो है तमाम असेंबलियों के इलेक्शन की जो है वो पार्टीज के साथ, डिफरेंट पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज और सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्टेशन के साथ जो है इलेक्शन का इनेकाद करें जी। उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है, बाकी कोई उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस वाला पहलू या कोई इस किस्म की बात नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरा ख्यालानी तौर पे वो इंस्ट्रक्शंस दे भी नहीं सकते। और दूसरा ये है कि प्रोविंशियल असेंबलीज का जो इनेकाद है इलेक्शंस का, वो वैसे भी उनके जो आईनी और कानूनी दायरा कार है उससे बाहर है। तो ये एक टेम्पररी कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, बट इट वोंट ट्रिगर ए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कंट्रोवर्सी और क्राइसिस। आई डोंट थिंक सो। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर ये आप जिस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी चीज़ को, अगर इसी के मुताबिक चला जाए तो प्रेसिडेंट को तो फिर इस गली में जाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये लेटर लिख के, ये डेट दे के, अब ही हैज़ डिसाइडेड टू गो इनटू द स्ट्रीट ना कि मैं ये तारीख दे रहा हूँ। तो अगर ऐसी बात होती तो ज़रूरत ही नहीं थी फिर तो एक अंडरस्टूड। अगर आप उनका आखिरी पैरा पढ़े ना लेटर का, जी मेरे पास ये तारीख दे रहा हूँ वाली बात उन्होंने नहीं की। मैं पढ़ देता हूँ आखिरी। मैं उसे जी मैंने आखिरी नहीं है एक्चुअली, उन्होंने जो डेट अनाउंस की है वो 3rd पॉइंट के अंदर है। लिखते हैं, वेयर इज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 48(5) द जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, that is Monday 6th day of November 2023। कौमी असेंबली की हद तक वो डेट दे रहे हैं जी। वही ना, तो साथ ये भी कह रहे हैं, अगर मेरा ख्याल है किसी लेटर में यही लिखा हुआ है कि एक ही दिन सारे असेंबलियों का इलेक्शन का इनेकाद होगा। ये भी है बीच में, वो भी आगे ये भी पढ़ लें जी। ऐसे ही लिखा है ना जी, लिखा है। ये इलेक्शन के ये दो चीजें मेरी हम्बल राय है कि ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है। और मेरा ख्याल देयर इज अ कंफ्यूजन ऑन प्रेसिडेंट्स साइड के वो क्या चाहते हैं। उसे भी ख्वाजा साहब पढ़ देता हूं, क्या उसे भी पढ़ देता हूं, वो जो जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसमें लिखते हैं, whereas all 4 provincial governments are of the view that announcement of the election date is mandate of the Election Commission of Pakistan. Further, there is a consensus that to strengthen the federation and to promote unity and harmony amongst provinces and to avoid incurring of unnecessary expenses, general elections to the National Assembly and the provincial assemblies must be held on the same day. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको याद होगा जब पंजाब के असेंबली के थे तो उस वक्त सदर साहब का या सदर साहब की पार्टी का एक डिफरेंट ओपिनियन था जी। अब डिफरेंट ओपिनियन है। हाँ। आप खुद फैसला कर लें कि कौन सा ओपिनियन सदर साहब का इस वक्त का वैलिड है या उस वक्त का वैलिड है। ठीक है। सो देयर इज ए इंटेंट जो है या जो नीयत जो है
वो एक दफा फिर नजर आ रही है कि प्रेसिडेंट साहब कोई क्राइसिस ट्रिगर कर सकते हैं। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में तो बात नहीं की, लेकिन डेफिनेटली उन्हें किसी तरफ इशारा जरूर किया है। मैं इस हद तक आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन उन्होंने डेट, जिस तरह ये कहा जा रहा है मीडिया पे कि उन्होंने डेट दे दी है, डेट उन्होंने दे नहीं, उन्होंने सिर्फ 48.5 के तहत जो कैलकुलेशन बताई है। अब कलेक्शन के कैलकुलेशन के ऊपर जो अमल दरामद है वो तो सोल एक जो टेरिटरी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। और इलेक्शन कमीशन जो है, मेरा ख्याल है किसी स्टेज के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये बता चुके हैं। और प्रेसिडेंट साहब के साथ तो मेरा ख्याल है उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। प्रेसिडेंट साहब मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मेरा इलेक्शन कमिश्नर साहब ने नहीं की जो है वो अच्छा, वैसे ख्वाजा साहब, एक मुलाकात का जहां पे आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक बड़ी अहम मुलाकात ये भी बताई गई थी कि रिपोर्ट हुई थी मीडिया के अंदर कि आर्मी चीफ और डीजीआई के साथ भी इनकी ये मुलाकात हुई और बड़ी तवील मुलाकात हुई थी, और जिस फ्लोर पे मुलाकात हो रही थी वो फ्लोर भी सारा खाली करा दिया गया, ये रिपोर्ट किया गया। उस मुलाकात के बाद अगर आरिफ अलवी साहब इस तरह का एक कदम उठा रहे हैं, तो आपके ख्याल में किसी सपोर्ट के बगैर या अप्रूवल के बगैर तो नहीं उठा रहे होंगे? कुछ शक जाता है इस तरफ? मेरा कथित तौर पे कोई शक नहीं जाता, ना मुझे उस मुलाकात का। मैंने भी मीडिया से पढ़ा। हैविंग सेड दैट, जो है वो आप अगर जो आपने बात की है कि जी कि वो उस मुलाकात के नतीजे में जो है वो जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट साहब जो है ना उसमें हुज्जत करते मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी कोई इतनी सॉलिड बात करते नजर नहीं आ रहे जिस तरह इंटरप्रेट की जा रही है। अच्छा ख्वाजा साहब, इसमें लेटर के अंदर आखिर में ये लिखा हुआ है कि आप सुपीरियर जुडिशरी से जो है वो गाइडेंस लें इस मामले के हवाले से और सिंगल डेट जो है वो अनाउंस कर दें। तो सुपीरियर जुडिशरी में आज की तारीख में जब ये प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अभी चीफ जस्टिस हैं और अभी 3 दिन बाकी हैं, तो सर वहाँ से भी हो सकता है कि कोई हुक्म आ जाए, लगता नहीं है आपको? देखें मंसूर साहब, ये खदशा आपका अपनी जगह बड़ा दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर एक दफा कहूंगा कि ये बात जो है प्रोबेबिलिटी, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि उन्होंने इत्माम हुज्जत के लिए जो है ये बात की है। कहीं उनकी जो है इंस्ट्रक्शंस वाली टोन या इंस्ट्रक्शंस वाला जो टेनर है वो लेटर का नहीं है। उन्होंने चीजें जो है सिर्फ, मेरा ख्याल है कि अपना एक पीटीआई के वर्कर की या सीएस से अपना एक फर्ज अदा किया है। बाकी उन्होंने नीयत है नहीं है कि जो तुसी कह रहे। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ख्वाजा साहब, मियां साहब, मैं तो मुझे राय का इजहार कर सकता हूं। हाँ नहीं ऑब्वियसली सर, आपकी ख्वाजा साहब डेट अनाउंस की गई कल 21 अक्टूबर की मियां साहब की वापसी की, तो यहाँ पे सर सारी सेटलमेंट हो गई है पाकिस्तान में, जहाँ से सर्टन क्वार्टर्स से जो ग्रीन सिग्नल अक्सर आता है और उन क्वार्टर्स के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो वहां से सर सत्य खैराने उन अल्लाह दा फजल है, सत्य खैराने अल्लाह दे छड़ दी तो मामला जो छड़ देना तो सत्य खैरा होंगे ने। देखें, मियां साहब का वापसी में 2 चीजें जो है ना, फैक्टर्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक कि मियां साहब की वापसी के कितनी देर बाद इलेक्शन होने हैं, नंबर 1। दूसरी जो है वो ये है कि मियां साहब की जो लीगल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मुख्तलिफ खबरों में या मीडिया पे आती रहती हैं, उनमें कितनी सही है या कितनी स्पेकुलेटिव हैं, मैं डील में नहीं जाऊंगा कि वो कहाँ तक सेटल होती हैं। वो उनकी वापसी पे आने की से जो है जो उनके साथ बेइंसाफी हुई है, असर जो है ज्यादती हुई, कानून गैर ट्रायल के जो है उनको सेंटेंस हुई है। इस वक्त जो है मौजूदा जो जुडिशरी जो है वो एक शख्स को जो है लोअर कोर्ट से स्टार्ट होके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जब मर्जी होती है सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, जब मर्जी होती है लोअर कोर्ट भेजते हैं। मियां नवाज शरीफ सेंटेंस ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और उसमें सीनियर मोस्ट जुडिशरी जो है पाकिस्तान की इन्वॉल्व थी।
तो इन चीजों को अंडू करने के लिए या उनको रिलीज के लिए, ये दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर मैंने आपको पहले बता दिया है कि इलेक्शन में और उनके वापसी में जो है कितना गैप होता है। तो मेरा अपना ख्याल है जी कि थिंग विल बी इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, अपने वापस आएंगे और एक नए का जो है वो इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह माजी में उनकी जब वापसी हुई जलावतनी से, तो पंजाब में और उसके बाद 2013 में वफाक में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मौसर किस्म स्टार्ट हो गई थी, जिसको 2018 में एक साजिश के तहत जो है वो मुल्क के दोस्त नहीं थे जो इमरान खान को जो है वो बरसरे इक़्तिदार लेके थे, उन्होंने मुल्क दुश्मनी की उस वक्त, और मियां नवाज शरीफ को है वो समरी ट्रायल्स के जरिए जो है सेंटेंस किया गया, कैद किया गया। और बहरहाल ये मामला जो हैं ये भी वक्त आने पे इनको भी एग्जामिन किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि 21 अक्टूबर को जो है वो एक नई सुबह जो है उसका सूरज तलू होगा, जो इंशाअल्लाह खुशहाली की, महंगाई की खात्मे की, करप्शन की खात्मे की, तमाम इकोनॉमी का एक नया स्टार्ट होगा। तो इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं जो मुल्क की क़यादत इस वक्त में शामिल हैं, मिलके जो है एक नए सफर का आगाज़। ख्वाजा साहब, इस सारी चीज़ के अंदर आप मुझे याद है लास्ट जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने ये फरमाया था कि जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ थे, तो उनकी अप्रूवल के बगैर या उनके नॉड के बगैर जो है वो मियाँ साहब बाहर नहीं गए होंगे, उनकी इजाज़त से ही गए होंगे। तो यही फॉर्मूला फिर आज उनकी वापसी के हवाले से भी सर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि आज के उस वक्त से लेके अब तक जो है पुलों के नीचे पानी जो है मंसूर बहुत गुजर चुका है। अच्छा, मियाँ साहब जो है वो अपना कानूनी और आईनी जो है जो स्टेटस है या जो हक है वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने वापस आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, आप ये क्लियर कर रहे हैं? मेरा ये ओवर स्पेकुलेशन है। I will not subscribe to that or I won't ये आर्गुमेंट जो है ना, मेरा ख्याल है इसकी उस वक्त जो थी जो भी सूरत हाल थी उसमें डेफिनेटली जनरल बाजवा और जनरल फैज का एक बड़ा विजिबल रोल था। ठीक, उस तमाम मामलात में जो भी उस वक्त मामला जो है इमरान खान की हुकूमत के चल रहे थे उसमें वो तो एक उस वक्त, लेकिन इस वक्त में मियां साहब एक अपना हक वापस मांग रहे हैं। ख्वाजा साहब, अब कुछ बात जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो साहब मुल्तान के अंदर पहुंच चुके हैं और पंजाब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने का सिलसिला जारी है। मैं चंद रीसेंट बयान जो उनके सुन रहा था, एक तो उन्होंने कहा कि जी एक पार्टी को पता है, वो कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, ना हमें पता है ना इलेक्शन कमीशन को पता है। फिर उनका एक और बयान था, उन्होंने कहा 16 माह एक जमात हमारे इत्तेहादियों में से उन्होंने अपने सिर्फ केसेस ही खत्म कराए हैं, हमने जो है वो काम के ऊपर फोकस रखा है। तो ये इन अल्फाज के अंदर जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को याद किया जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से। मैं कोई लंबी चौड़ा रिस्पॉन्स इस पे देने से जरा गुरेज करूंगा जी, लेकिन एक बात कहूंगा कि ये हमारा जो मौजूदा हालात हैं, मिशन है, आज का भी लेटर जो है अगर उसको इंक्लूड कर लें या मुख्तलिफ किस्म को चेंजेस हुए हैं बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, उसको अगर मद्देनजर रखें तो हमारा ख्याल है कि इनके अंदर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। ठीक, और जो बेसिस हैं 90 दिन के आगे जाने के इलेक्शन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी वालों ने भी साइन किए हुए हैं पीसीआई के डिसीजन के ऊपर। अगर उस सिग्नेचर से पीपल्स पार्टी को ये एहसास नहीं हुआ था कि हम जो साइन कर रहे हैं इसकी रिपरकशंस हो सकती हैं, इसके तो नताइज हो सकते हैं, इसका कोई जो है का जो शेड्यूल है
उस पर इफेक्ट हो सकता है, तो ये उनकी मासूमियत है, मैं नहीं मैं उस पर कमेंट कर सकता। मेरा ख्याल है द डे दे साइंड ऑन द सीसीआई डिसीजन, उस वक्त उनको पता होना चाहिए था कि ये इलेक्शन की जो डिले हो सकते। नहीं, लेकिन उसी हम दिस इज नॉट जस्ट अबाउट के ऊपर सही बात कर रहे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन कोई हमें नहीं है। नहीं ख्वाजा साहब, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। इससे पहले आप लोग इसका गिला करते थे, अब तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। मतलब उनका इशारा ये है कि सारा कुछ नून लीग के लिए हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी नून लीग के लिए, सारा कुछ नून लीग के लिए हो रहा है। एक और मैं इस पे कमेंट करता हूं, एक और वजह ये भी हो सकती है, मैं फिर स्पेकुलेट करूंगा जी ठीक है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उनका ख्याल है कि परहैप्स एक पीटीआई के साथ जो 9 मई के बाद जो एक उनका जो हालात हैं 9 मई के बाद जो है, उससे एक बहुत सी स्पेस जो है वो अवेलेबल हुई है पॉलिटिकल सीन के ऊपर। ठीक है, अब वो उस पॉलिटिकल स्पेस को जो है वो समझते हैं कि उनका हक बनता है, बिल्कुल ठीक समझते हैं। अगर वो स्पेस उनकी दानिश के मुताबिक अवेलेबल है, हाँ, तो वो सबके लिए अवेलेबल है। वो हमारे लिए भी अवेलेबल है, उनके लिए भी अवेलेबल, जेयूआई के लिए भी, आप पार्टी के लिए भी, एएनपी के लिए भी, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक। तो ये एक स्पेकुलेशन है, मैं उसको 100% इसको इंडोर्स नहीं करता। और वो समझते हैं कि स्पेस में जो है कोई मालिक गनीमत तो नहीं है ना कि उसको में सब कुछ मिलेगा। This is my humble analysis. They're doing it at your cost. नून लीग को टारगेट करते हुए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। Why नून लीग? मतलब they could have done this with PTI. वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कुछ कह सकते थे, लेकिन they're doing it with नून लीग। मैं इसमें जो है कंफर्ट लेता हूं उनकी इस बात में कि वो नून लीग को एडवर्सरी समझते हैं, तो इसका मतलब है कि साड़ी को पोजीशन ठीक ही है ये अगले इलेक्शन की, अगर वो मुझे बयान। अच्छा चले, ये यू हैव स्पोकन लाइक अ टिपिकल पॉलिटिशियन कि आप उसमें से भी पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप उसमें से भी पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं। बड़ी मार खादी है ये, कुछ सीख ही गए हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे ख्वाजा साहब, ये सारी चीज़ के बाद मतलब इस वक्त मैं देख रहा हूँ एक और जो डेवलपमेंट हो रही है, और मैं चाहूँगा आप उस पर कॉमेंट करें कि जो सफारती सतह है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज, वो बहुत एक्टिव हुए हैं आजकल इस्लामाबाद के अंदर। मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। एक मुलाकात तो बुशरा बीबी के बारे में भी बताया जाता है, रिपोर्ट हुई मीडिया के, उनकी भी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से आज बरतानवी सफ़ीर ने मुलाकात की, इससे पहले अमरीकी सफ़ीर भी मुलाकात कर चुके हैं। इस तरह लग रहा है कि बिहाइंड द सीन्स इमरान खान साहब के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए कोई सॉफ्टनेस क्रिएट करवाने की जैसे कोशिश हो रही है कि अगर अगले इलेक्शन होते हैं तो इस स्टेटस को के साथ नहीं हो सकते, इसको तब्दील करना पड़ेगा। देखिए मंसूर साहब, ये जो बातें आपने कही हैं पिछले कोई 15-20 सेकंड के अंदर जो है, इससे मैं कंक्लूजन ये निकालता हूँ कि जहां तक मुल्क के अंदर का ताल्लुक है, इमरान खान साहब लावारिस हो गए। अब उनके वारिस जो है, जो मगरबी दुनिया में बैठे हुए हैं, उनके वारिस जो हैं वो एक्टिव हो गए। मैं आपकी बातों से कंक्लूजन निकाल रहा था, मुझे आई हैव नो इंफॉर्मेशन। ठीक। कुछ लॉबिस्ट फर्म्स काम कर रही हैं, कुछ और इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आप बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। बदकिस्मती है कि हम 72 सालों में जो है उसका जो फायदा भी हमने उठाया, अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ। अफगान वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये तमाम पावर्स जो हैं, वेस्टर्न पावर्स और अदरवाइज आल्सो, दे वुड लाइक टू कीप ए क्लोज आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं खित्ते के अंदर जो है वो महफूज रहें। तो उस सिलसिले में जो है डिप्लोमेटिक जो हमारी कम्युनिटी है इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ, और बड़ी नॉर्मल बात है, मैं कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तो आप जो है सारी दुनिया बुलाते हैं अपने इलेक्शन दिखाने के लिए, ताकि वो मॉनिटरिंग करते हैं, यूनियन मॉनिटर करती है, फाफन मॉनिटर करती है। तो अगर ये इलेक्शन से पहले अगर मुलाकातें कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई
कुछ ज़्यादा वी शुड रीड टू मच इनटू इट। नहीं, लेकिन ख्वाहिद साहब इसमें एक और चीज़ जो कनेक्ट की जा रही है चंद तज्जियाकारों की जानिब से, वो ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, चंद घंटों के लिए बेशक आएंगे, G20 इजलास से पहले वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन नहीं आए, वो पाकिस्तान नहीं आए। और उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि जी चूंकि खान साहब अंदर हैं, शायद इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। ये तजिया नगार जो है पहले क्या कहते थे और अब ये कहते हैं एतबार करा जड़ा है। सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कौन से तजिए पे एतबार किया जाए या कमेंट किया जाए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त एक इंटरिम हुकूमत है। our friends and our neighbors would like to wait for a government after the elections and then। वैसे सऊदीया से मुझे याद है ख्वाहिद साहब, मियाँ साहब से बात हुई है, वो ये भी रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान आने से पहले वो सऊदीया जा रहे हैं, ये करेक्ट है? नहीं, मेरा ख्याल वो डायरेक्ट ही आ रहे हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट ही आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ख्वाहिद साहब, एक और चीज़ जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, वो आप हमारे पास इंटरव्यू में आज से चंद माह पहले जब तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त आप हुकूमत में थे और हुकूमत ख़त्म होने में अभी हफ्ता 10 दिन रह गए थे, तो मैंने DGISI के हवाले से पूछा था कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, यानी उस वक्त आपने फरमाया था कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद अगले 2-3 दिन के अंदर ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। तो आखिरी जब तक आप हुकूमत छोड़ के गए तब तक DGISI की गालबन एक्सटेंशन नहीं हुई? मुझे इसके ऊपर कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एब्सोल्युटली कोई नहीं, मैं अगर कोई बात करूँ तो स्पेकुलेटिव होगी, कंक्लूसिव बात नहीं। सो मतलब दैट मीन्स के जाते जाते कम से कम ये काम नहीं हुआ ना आपके होते हुए, जब तक आप वजीर दिफा थे तब तक नहीं हुआ? मेरी जो रीडिंग है कि इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं होता, ये इंटरनल मामला जो है ना वो आर्म फोर्सेस का होता है। मुझे गाइड कीजिएगा, ये क्या प्रोसेस होता है वैसे इसका? मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आर्मी चीफ का जरूर मामला गवर्नमेंट को या कानूनों के मुताबिक रेफर किया जाता है, लेकिन बाकी जो मामला होते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल। ओके, तो ख्वाहिद साहब, एक और आपके ऊपर अगर मैं ये गुफ्तगू ना करूं तो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी। कल आपने एक बयान दिया था, उसमें आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के हवाले से। अब मैं तो टीवी पे बैठा हूं, अगर मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया शायद पैमरा का नोटिस मुझे आ जाएगा, तो वो कुछ लफ्ज़ आपके ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं हो गया था चीफ जस्टिस के हवाले से? मेरा ख्याल है मुझे ना ब्लेम करें, जो हालात आपने देखे हैं ओवर लास्ट 1 ईयर, वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बाद जज साहिबान ने कि वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन या अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स जिस तरह उन्होंने एक्सप्रेस की। लेकिन अगर आप उनको जिस जमात के साथ जोड़ रहे हैं, वो जमात भी अब उनके हवाले से बोलना शुरू हो गई। शहबाज गिल साहब ने आज से चंद दिन पहले लिखा कि हम आपके इस जो जिस तरह की भी कारकर्दगी रही है, हम शर्मिंदा है उमर बंदयाल साहब, हम तो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो भी नाराज़ है। तो ये एक और जो मैंने बात की है उसकी सपोर्ट आप खुद बात कर दी है कि वो पार्टी जो है इनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, उनकी तवक्कुआत पूरे नहीं उतरे और बाकी जो है अदलिया भी बदनाम हुई है। ठीक, हम वी आर राइट एट द एंड। जो नए चीफ जस्टिस आने लगे हैं उनसे अब आपकी जमात की क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल क्लीन स्लेट है, कोई गिले शिकवे या कोई उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, उम्मीदें जो है ना वो वाबस्ता कानून और आइन से होनी चाहिए, और ये हम लोगों की भी होनी चाहिए, आप लोगों की भी होनी चाहिए और अदलिया की भी होनी चाहिए कि आइन और कानून जो है वो प्रिवेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब आपका वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे इन तमाम मामला के ऊपर। बहरहाल तारीख के ऊपर जनाब एक तारीख आ गई। ख्वाजा साहब समझते हैं कि ये उस तरह डेट अनाउंस नहीं हुई जिस तरह मीडिया इसको इंटरप्रेट कर रहा है, वो एक सजेस्टिव डेट है
जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली डोमेन उनके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है। मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, ये मामला आगे कितना ख़राब हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले ख्वाजा आसिफ साहब तो हमारे साथ मौजूद थे, उनका आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। जो इलेक्शंस के हवाले से प्रेसिडेंट साहब की जानिब से एक लेटर लिखा गया है, उसके ऊपर उनकी क्या राय है ये आपने सुना। दो सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ अब मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब और सना बुच्चा साहिबा भी। इनसे भी इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। हबीब अकरम साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो लेटर लिखा गया है, मेरे सोर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई ज़्यादा इसको ना इंपॉर्टेंस देगा, ना इसको ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खातिर में लाएगा। खातिर में लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और उनका ये कहना है कि जी सदर साहब जितने मर्जी लेटर लिखते रहे, उनके पास इख्तियार ही नहीं है ना तारीख देने का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंसूर, पहला तो सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना भी चाहता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल देखें तो वो पिछले साल अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। उस वक्त सदर ने इसको लिखा, यानी जब असेंबली तोड़ी गई जो बाद में बहाल हो गई, सदर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि आप ये बताइए कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन की कौन सी तारीख देते हैं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर जवाब दिया कि हम जी अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। चलिए जी, वो असेंबली बहाल हो गई, सवाल खत्म हो गया। जनवरी में 2 सूबों की असेंबलियां टूट गई। 2 सूबों की असेंबलियों के हवाले से लैतो लाल से काम लेता रहा हमारा इलेक्शन कमीशन। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन, ये मामला जब अदालत में गया तो इलेक्शन कमीशन ये बताने आ गया कि जनाब हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें तो ये समझ नहीं आ रही इख्तियार किसका है, ये गवर्नर देगा या सदर देगा, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद फिर जब अदालत ने दबाव डाला तो इलेक्शन कमीशन ने मजालिस और महाफिल बर्पा करना शुरू कर दी। उसमें ये पूछना शुरू कर दिया, अच्छा आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप पैसे नहीं दे सकते, अच्छा बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ने तहक्कुम से काम नहीं लिया बल्कि मदाहनत से काम लिया, जिसकी वजह शायद ये नजर आती थी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना नहीं चाहता था। उसके बाद जब अदालत ने वाज़े तौर पे बैयन तौर पे ये कह दिया कि अब आप इलेक्शन करवाएं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दूसरे बहाने साजियां शुरू कर दी। और एक मौका ऐसा आया कि मार्च में, यानी मार्च 2023 में खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 8 अक्टूबर को मैं इलेक्शन करवाऊंगा और ये जो 2 असेंबलियां टूटी हुई हैं इनके भी इलेक्शन करवाऊंगा, और फिर जो उस वक्त तक बाकी असेंबलियां तहलील हो जाएंगी उनकी भी इलेक्शन करवा दूंगा। ठीक, अब फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं बताना चाह रहा, अब हमें डेट नहीं दे रहा। तो देखिए, ये तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी ही जबरदस्त नौकरी है इलेक्शन कमीशन की कि मैं इलेक्शन कमीशन का अगर मुलाजिम हूं, मुझे ड्राइवर सरकार देगी, गाड़ी का फ्यूल सरकार देगी, मेरा बिजली का बिल भी गालिबन उसका कुछ हिस्सा सरकार देगी, फोन मेरा फ्री होगा, तनख्वाह मेरी बर वक्त आएगी। और जब भी मुझसे पूछा जाएगा कि तुम इलेक्शन कब करवाओगे तो मैं आगे से हंस के दिखा दूंगा। तो इस तरह की नौकरी क्या जबरदस्त नौकरी है कि जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि हर शख्स करना चाहेगा। ये पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो वाहिद नौकरी है जिसमें जब भी आपको काम कहा जाए तो आपने इनकार कर। ठीक है, मैं मैं जरा सना से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले जाऊँ। सना, हबीब अकरम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना है, ये वाकई इज इट लाइक दैट कि इलेक्शन कमीशन एक्चुअली क्या इलेक्शन कराना चाहता भी है कि नहीं चाहता, ये सवाल है, या दे आर एक्चुअली प्लेइंग बाय द बुक? देखिए, मैं इस पर बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हूँ कि सदर साहब डेट दे सकते हैं, उनका आईनी हक है, और अगर उन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल करने की तकल्लुफ़ कर ही लिया है तो उसको पूरी तरह से निभा लेते। ये वेग सा एक सेंटेंस में, एक उसमें पैराग्राफ में आपने ये मेंशन कर दिया कि आपके मुताबिक ये डेट बनती है 89 डे पर। अगर आप इसको करीब से देखें तो इस पर इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा और क्या अमल दरामद करेगा अगर ये इस तरह की सजेशन है। सजेशंस आर मोर देन वेलकम, लेकिन अथॉरिटी हैज टू बी मेंटेन्ड थ्रू, बहुत क्लैरिटी के साथ इसको आपको एनफोर्स करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। अब हमें पता है कि चीफ जस्टिस उमर रियाज साहब की कोर्ट में ये कहा जाता था फैसला जब आएगा तो सब खुश हो जाएंगे। वो कौन सा फैसला होता है जिससे सब खुश हो जाते हैं? ये उसी तरह का आईनी हक इस्तेमाल हुआ है जिससे सब खुश हो गए। उस खत से सब खुश हो गए, सब खुश हैं सिवाय मेरा ख्याल है PTI के अपने रुसूल जो हैं उनके मेंबर्स। ये बहुत ही सेफ खेला है इन्होंने, और बहुत अच्छा खेला है अलवी साहब ने कि इसको भी राजी कर लो तो उसको भी राजी कर लो, तो जुम्मे को जो आए थे उनका भी भरम रख लो, तो PTI का भी भरम रख लो, और अब मैं तकल्लुफ़ और एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ
तो फिर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि सब खुश हो जाएं। तो उन्होंने एक तकल्लुफ जरूर किया है, लेकिन अगर इसको पूरी तौर पर कर लेते तो शायद अपने अपने ओहदे का ये थोड़ा सा लिहाज करते। मुझे तो ये डर लग रहा है कि इस वक्त ये इशू नहीं है कि सदर साहब ने डेट दे दी है या नहीं दे दी है, या इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देगी या नहीं देगी। असल इशू ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होने, और इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है जी माजरत के साथ, उनकी वो किसके फ्रंटमैन बने हुए हैं। अगर हम कहते हैं कि एक पार्टिजन पार्टी है, एक जो है वो साइड ले रही है पीटीआई की, तो दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए। क्या आपको राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे? वो दिन और तारीख भी बता देते, सुबह का वक्त होगा 8 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे फजर के बाद हम जी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इलेक्शन बात हम होल्ड कर लेंगे। इतना तो उनको भी पता है। जाने से पहले भी ये पार्लियामेंट से यही कह रहे थे कि जी फरवरी में इलेक्शन होंगे। फरवरी की डेट तो हमें किसने दी है? इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं दी ना। तो जिन्होंने फरवरी की डेट दी उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने डेट देनी कब की है और कब देनी है। बेचारे इलेक्शन कमीशन को बीच में आप लोगों ने डाला हुआ है, इख्तियारात उसके पास इतने हैं, लेकिन इख्तियार डेट का नहीं हासिल उनको वहां से गो अहेड मिलेगा तो करेंगे। तो फिर दोनों ही अपने अपने फ्रंट के साथ खेल रहे हैं। तो ये पीछे जो भी बैठे हैं इस पे थोड़े से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन चले अगर ऐसे ही मामले को चलाना है तो चलाते रहे। लेकिन ये फिर बेवकूफ वाला वाली बात हो गई, ये भाई इलेक्शन कमीशन कुछ क्यों नहीं कर रहा, डेट क्यों नहीं दे रहा। बेचारों उनके हाथ में क्या है जी, जो उन्होंने डेट दी थी कि फरवरी में होंगे इंतखाबात, नवंबर में नहीं होंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था, ये जिन्होंने कहा था, जिस पार्टी को पता है इलेक्शन कब होने, उस पार्टी से ही आप रुजू करें। उनके लिए वापसी के लिए पहले पूरे तैयारियां मुकम्मल हो जाए, वो आ जाए, इलेक्शन में उनका आगाज कर लें, फिर जब उनको कन्वीनियंट हो इलेक्शन करा लें। तो इस मुल्क में यही होता रहा, यही होगा। हबीब अकरम साहब, वैसे इस मामले के ऊपर ये सना ने जो थोड़ी देर पहले बात की कि बड़ा वेग किस्म का ये लेटर लिखा है, इसमें लूप होल्स बहुत से मौजूद हैं, ये हकीकत है। एक तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये भी आता है कि सदर साहब जब तक उनकी मियाद थी उस दौरान जो है जब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, अब तो इसके ऊपर यह भी एतराज़ किया जाएगा कि जनाब आपकी तो मियाद ही ख़त्म हो चुकी है, अब आप क्या ये लेटर लिख भी सकते थे या नहीं। एक दूसरा, उसके अंदर ये जो डेट दी हुई है आखिर में जाके आखिरी पैरा के अंदर वो ये कहते हैं कि जी दे मे कॉन्टैक्ट जुडिशल फोरम फॉर दिस, उसमें लिखा है जी मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट। मे के बजाय अगर शैल का लफ्ज इस्तेमाल करते तो फिर भी एक बाइंडिंग हो जाता। तो वाकई क्या कहीं सबको खुश करने की कोशिश तो नहीं की आरिफ अलवी साहब ने? अच्छा जी, सदर साहब ने, आपको याद होगा कि पहले भी एक डेट दी थी ना पंजाब के इलेक्शन की और खैबर पख्तूनख्वा के। बिल्कुल ठीक है। अदालत ने एक डेट दी थी, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं था, वो मान ली गई। नहीं मानी। बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक तरफ से नजर आता है, दूसरी तरफ से उसको अंधेरा ही दिखाई देता है। इलेक्शन कमीशन ने वो सारे इख्तियारात फौरी तौर पर इस्तेमाल किए जो निगरान हुकूमतों से मुतल्लिक थे, वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा जो इलेक्शन के हवाले से। वो इख्तियारात इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी इंतजामी कुव्वत और शौकत उभर के सामने आती है। वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता जिसमें अवाम के हक रायदही का सवाल है। ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं है। ये फिर इस इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा ही करना है तो फिर माफ कीजिएगा, इसको फिर इलेक्शन कमीशन कैसे कहा जाए? अच्छा, फिर अगर जैसे मैं सना की बात से 100% मुत्तफिक हूं कि फिर आप इलेक्शन कमीशन के बजाय आप पीएमएलएन से कहें कि वो शेड्यूल भी जारी कर दें, राना सनाउल्लाह साहब शेड्यूल भी जारी कर दें, ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दें, ये भी बता दें कि फलां दिन कागज जमा होंगे, ये भी बता दें कि फलां दिन फलां। अच्छा, वैसे हबीब साहब मैं कता कलामी की माजरत, लेकिन ये जो बात हो रही है कि जी नून लीग ने डेट क्यों दी, राना सनाउल्लाह ने डेट क्यों दी, क्यों कहा कि जनाब पहले हफ्ते में होंगे, शुड वी एक्चुअली टेक दैट सो सीरियसली? क्योंकि मतलब यहाँ पे तो कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वो दुनिया जहान के बयान देते रहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अगर कह भी दिया है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको खुद अपने सोर्सेज से बता सकता हूँ कि इस प्रोग्राम के आगाज से पहले मेरी इलेक्शन कमीशन के एक जराये से बात हुई। उन्होंने कहा जी बड़ा हमारा वाजे है, 30 नवंबर तक जो है वो हल्का बंदियों का काम होगा, 54 दिन की उसके बाद जो है वो आपने बीच में कैंपेनिंग और वो सारा वो स्केड्यूल देना होता है। 54 दिन जो है वो जाके बनते हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर। तो दैट इज द टेंटेटिव डेट दैट वी आर लुकिंग एट। राना सनाउल्लाह जो मर्जी बयान देते रहे, हमारा उसके साथ क्या लेना देना है? मंसूर, ये कितनी अजीबो गरीब बात है कि पिछले 1.5 साल में जितने भी फैसले हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो अजीबो गरीब तरीके से वही है जिनके सारे फवायद पीएमएलएन को मिलते हैं। अच्छा, या वो सारे के सारे पीएमएलएन के मौकिफ के करीब है। मिसाल इसकी मैं देता हूँ, पंजाब की हुकूमत देख लीजिए। पंजाब की हुकूमत ने अभी आज दुनिया अखबार में उठा के देख लीजिए, खबर छपी उसकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है कि वो उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने उन तमाम सरकारी स्कीमों पर पैसे मुख्तस किए हैं
जो दरअसल लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली ने बनवाई थी। अच्छा, इसके बाद चले जाइए तो आपको याद होगा कि जब यहाँ पर पंजाब में वजारत आला का मामला चल रहा था तो उस वक्त कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। उस वक्त डिस्क्वालीफाई होने वालों में मखसूस नशिस्तों के लोग भी थे। मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला इख्तियार किया जो PMLN कह रही, महज इत्तफाक था। PMLN ये कह रही थी कि जनाब पहले ज़िमनी इलेक्शन होंगे 20 नशिस्तों के, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि दोबारा क्या बनता है, तो फिर हम मखसूस नशिस्तों पे बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा था जब और हम जैसे लोग उस वक्त भी चिल्ला रहे थे। सुप्रीम मामला हाई कोर्ट में गया तो और सुप्रीम कोर्ट में गया, तब जाके मामला क्लियर हुआ। अब यानी हर वो मामला, यानी इलेक्शन इसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन, उसमें PMLN कह रही थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, दस्तूर ऐसा नहीं कहता, दस्तूर वैसा नहीं कहता। इत्तफाक ऐसा है कि दस्तूर की यही अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन कमीशन की भी थी। तो अब ये तो कोई इसी तरह अब आप देख लीजिए निगरान हुकूमत में क्या फवाद हसन फवाद साहब की मकबूलियत पे, उनकी निगरानी पे, निगरान वजीर होने पे नोटिस नहीं लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? ठीक, फवाद हसन फवाद साहब को कौन नहीं जानता? ठीक, सना ये हबीब साहब जिस तरह पिन पॉइंट कर रहे हैं, देयर टू मेनी मतलब सिमिलैरिटीज। नून लीग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, इलेक्शन कमीशन का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फवाद हसन फवाद साहब वी ऑल नो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के, वो निगरां काबीना में आ जाते हैं। तो क्या वाकई असल में हवाएं वाकई नून लीग के लिए चल रही हैं जिसकी वजह से ये सारे फैसले हो रहे हैं? ये मसला नून लीग के साथ यही होता है कि हवाएं कुछ देर उनके फेवर में चलती हैं, ये समझते हैं, ये पतंगे निकाल लेते हैं, डोरे बना लेते हैं कि बस अब तो भाई वो काटा होगा। लेकिन मसला ये है कि फिर उसके बाद हवा भी बंद हो जाती है, जो काइट होती है वो भी गिर के इनके घुटनों में या इनके पैरों में पड़ जाती है, वो धागा भी कहीं उलझ जाता है और इनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये हवाओं का रुख पे जो डिपेंड करते हैं, जिन्होंने वोट को इज्जत देना था उसके बाद उन्होंने क्या वोट को इज्जत बख्शी है, ये देखना भी बाकी है। लेकिन देखिए, मैं आई थिंक फवाद साहब हैज एन इम्पेक्टेबल रेपुटेशन। मैं उनको एज ए पर्सन बहुत ज्यादा आई एडमायर है, लेकिन और उन्होंने भी कोई सऊबतें कम नहीं बर्दाश्त की, उन्होंने भी बहुत मुश्किलात देखी। और मगर फवाद साहब की अपॉइंटमेंट एज निगरां अभी तो उनकी पोर्टफोलियो पे भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन अगर काबीना के वो वजीर हैं तो जरूर इलेक्शन कमीशन इनको देख ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन के भी राजा साहब से मुझे कोई एतराज नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी नहीं है कि इस मुल्क के मामला को अगर आपने समझना है तो एक जो सामने नजर आ रहे हैं उनको इल्जाम मत दें, जो नजर नहीं आते उनको इल्जाम दें। ये जो मामला चल रहे हैं ये बहुत अच्छे चल रहे हैं और यही इसी तरह चल रहे हैं। मैं तो खुद अब हार के बैठ गई हूँ कि इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। 1958 में जी अनगवर्नेबल हो गए थे हम, अब हम अनगवर्नेबल हो गए हैं। जो राजा रियाज साहब है उन्होंने काकड़ साहब का नाम निकाला था। राजा रियाज साहब की इतनी कोई पहुंच, इतनी कोई सोच उनकी वसी है कि वो काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे थे, उनके नामों में था। मतलब माजरत के साथ हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, थोड़े तो कम बनाया करें हमें बेवकूफ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने काकड़ साहब को लेकर आए हैं, जिन्होंने ये सारी स्मगलिंग को रोक रहे हैं, जो डॉलर का नीचे रेट ला रहे हैं, मुझे वो क्यों बुरे लगेंगे, और मुझे ये क्यों अच्छे लगेंगे। ये बहरहाल उनको सोच लेना चाहिए कि 90 दिन के बाद आपके हाथ से पतंग निकल जाएगी, फिर वो काटा होगी या जमीन बोझ होगी, वो आप नहीं सेट करते, वो फिर हवाएं सेट करती हैं। और फिर हवाओं के रुख पे जो चलते हैं, ओनली द डेड गो विद द फ्लो एंड ओनली द डेड फ्लाई विद द एयर। जो असल में होता है वो उनको अपनी परवाज खुद उड़ान अपनी पकड़नी पड़ती है। लेकिन माजरत के साथ नून लीग ने आज तक ये नहीं सीखा है और मुझे इस पर बड़ा शदीद एतराज है कि इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें, इतनी सऊबतें बर्दाश्त करके अगर उन्होंने इसी पर आना था तो भाई इतनी मुश्किलें देखी क्यों, पहले ही कर लेते, राजीनामा पहले कर लेते, पहले ही मकबूल हो जाते, कबूल भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता। फिर इस मुल्क ने इतना बुरा वक्त क्यों देखा, फिर इस मुल्क में गवर्नमेंट क्यों मुसल्लत हुई। तो ये सवालात के जवाब बड़े उलझा देने वाले हैं। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो उलझती चली जाती है। कभी इलेक्शन कमीशन को पकड़ लो, कभी फवाद को पॉइंट आउट कर लो, कभी नवाज शरीफ को पकड़ लो, कभी उसको कामे पे निकाल लो। आप मुझे ये बता दें कि बयानिया बेचना क्या है आवाम को, कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं या नहीं है। ये बता दें कि उनको कब उनको सर्टिफिकेट देना है। और क्या हम सारी चीजें भूल जाए, चोर, डाकू, माफिया, फलाना, सिविलियन माफिया, ये तमाम तर चीजें हमने सुनी है ना इस असना में। तो मुझे बता दें इनके साथ करना क्या है। अब इनको भूल जाना है, कोई घोल के पी लेना है, क्या करना है इनको। तो ये अब हम आवाम को बताएंगे कि अब ये ऑनेस्ट और बड़े अपराइट किस्म के हुक्मरान आ रहे हैं। पहले तो वो एक हमें सादे को रमीन नहीं हजम हुआ, अभी दूसरे आ रहे हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से पता नहीं धुल के आ रहे हैं, इनके गुनाह सारे धुल गए। मुझे तो जी बड़ा अफसोस है कि ये दे हैव टू सेटल विद दिस एंड इतनी कट काट रखने वाली पार्टी अगर ये करेगी तो फिर मायूसी होती है। हबीब अकरम साहब, ये मियां साहब की चूंकि वापसी की बात हो रही है,
अब क्या एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए नून लीग को, या जो इस वक्त पॉलिटिकल कैपिटल जो सारा वेव ऑफ हो गया है, बुरा हाल है, मियां साहब के लाहौर में लैंड करने से क्या फर्क पड़ेगा? एक तो ये बात समझ लीजिए कि मुस्लिम लीग नून वोट के जरिए हुकूमत में आने का नहीं सोच रही, वो दीगर जराए से हुकूमत में आने का सोच रही। अगर वोट से आने का तरीका होता तो वो तो कुछ अलग बात थी। देखिए, मुस्लिम लीग नून एक फैटल मिस्टेक कर चुकी है, वो थी 2 अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनवाना। ठीक, अब वो उस फैटल मिस्टेक को भुगतना नहीं चाह रही, बल्कि उसका फायदा उठाना चाह रही। अब मिस्टेक का फायदा अगर पाकिस्तान में होता है, हो भी जाता है, जैसे अभी सना ने बताया, पाकिस्तान की तारीख तो इस तरह की है, तो पाकिस्तान में अब फैटल मिस्टेक का फायदा सजा, यहाँ पे सजा नहीं होती, यहाँ पे उसकी सजा मिल जाती है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब हों, आए ना आए, 21 अक्टूबर को आ जाए, वो 21 नवंबर को आ जाए, वो एन इलेक्शन के दिन आ जाए, वो इलेक्शन के अगले दिन आ जाए। मसला ये है कि जहां पे वोट मैटर करना है, वहां पे इस बात से कोई, वहां पे ये बात वजन रखेगी ना कि अगर फलां आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फलां चला जाएगा तो फिर क्या होगा। यहाँ तो मामले किसी और तरफ है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने वोट के जरिए हुकूमत लेना होती तो उन्हें तो हुकूमत मिलती नजर नहीं आ रही। मैं हबीब साहब, चूंकि हल्कों की सियासत के हवाले से आप बड़ी इन डेप्थ रखते हैं नॉलेज, लाहौर के हवाले से गालबन 14 सीटें हैं ना कौमी असम्बली की लाहौर से। अगर मियां साहब इज हेयर इन लाहौर और नून लीग मियां साहब के होते हुए सारी कैंपेन करती है, कितनी सीटें नून लीग जीत सकेगी? क्या लाहौर को अब नून लीग का गढ़ कहा जा सकता है? देखिए, अगर पीटीआई मैदान में ना हो, पीटीआई के अरकान जो है वो इलेक्शन ना लड़ सके और इलेक्शन लड़ना उनके लिए अजाब बन जाए, पीटीआई को मुख्तलिफ या पीटीआई को मजबूर किया जाए कि बल्ले का निशान अचानक हल्कों से गायब हो जाए, तो इसका मतलब है ये इलेक्शन तो ना हुआ। तो ऐसी सूरत में फिर लाहौर क्या पूरा पाकिस्तानी उनका गढ़ है? ठीक, असल तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुखालिफ दूसरी कोई जमात उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का इरादा रखे तो उसे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? ये बुनियादी सवाल है। सना, योर थॉट ऑन दिस? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फुल थ्रॉटल के साथ उसको इजाजत मिले इलेक्शन लड़ने की, लाहौर या पंजाब के हवाले से आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, मैं इस पर फोर्सी नहीं कर सकती कि क्या होगा, लेकिन मैं जो इस वक्त मिजाज देख रही हूँ और इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बात करती चलो, इलेक्शन कमीशन को आप नादान ना समझे। आपको याद होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान ने उनको कहा था कि हमें लोगो दे दें, हमें वो दे दें एक शाहीन का, उनको एक्चुअली में चिड़िया मिली। तो इलेक्शन कमीशन को पता है कि कौन चिड़िया है और कौन शाहीन है और कौन है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को हम इतना नादान ना समझें। दूसरी बात ये कि आई थिंक सियासत को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि आज क्या होता है और कल क्या, बाकी आज जो हो रहा है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इट्स गोइंग टू बी टफ। ऐसे नहीं हो सकता कि आप आए तो फिर इट मेक सेंस ना कि फरवरी में इंतखाबात इसलिए कराने हैं क्योंकि मियां साहब ने वापस आना है, फिर वोटर्स और कारकुनों को इंगेज करना है, फिर उनको सेटिस्फाई करना है, फिर उनको उनका अप्रूवल लेना है, उनको अपनी तरफ राग़िब करना है। तो इसलिए तो वक्त दरकार है। अगर वो इलेक्शन से एक दिन पहले आते हैं तो कैसे करेंगे? और इलेक्शन अगर बाकी अक्टूबर में वो आ जाते हैं और फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो देन इट मेक सेंस, देन सिस्टमैटिकली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, जिस तरह नून लीग चाहती है, फिर उनका गढ़ बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑल्सो पाकिस्तान आपका वोट बैंक बहुत मुतासिर करेगी और उनकी भी अभी तक कोई वो भी कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। सोचे, इस्तेहकाम पाकिस्तान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर इस दुनिया में किसको मिल रही है? इस मुल्क में होने क्या जा रहा है ये देखना बड़ा मजेदार होगा, लेकिन इस मुल्क का नुकसान ना हो। बाकी अपनी तजुर्बात करते फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा आपका, और हबीब अकरम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दोनों सीनियर तजज़ियाकारों की आपने गुफ्तगू सुनी तारीख पे तारीख। अब देखते हैं ये तारीख पे तारीख रकम करती है या नहीं। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।